नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैंने अपना परिचय दिया था आपको लक्ष्य के लेक्चर 1 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और इस पूरी सीरीज में मैं आपके साथ रहूंगा आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिवीजन कराने के लिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट बने, जिससे कि आप सक्षम बने यूपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल अच्छे से आप सॉल्व करें। एग्जाम जल्दी आ रही है, जून के पहले हफ्ते में एग्जाम है। आशा करता हूँ कि आपने सारे बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लिए हैं और हम लोग यहाँ पे आपकी एक साल की करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप कि आपने मेरा पहला सेशन देखा होगा। आज हम लोग कुछ सैटेलाइट्स के बारे में बात करें। देखिए, 2020 के बाद इसरो की बहुत ज़्यादा लॉन्चेस नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं 2020 के बाद कोविड-19 का पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक के चलते रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी। कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, कुछ सक्सेस रहे, कुछ फेलियर रहे। इनफैक्ट हम लोग आगे भी हमारे डिस्कशन में कुछ सैटेलाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हमारी चर्चा होगी विद रिस्पेक्ट टू GSAT-7। हम लोग यहाँ पे समझेंगे GSAT-7 के बारे में, डिफेंस सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी पेरिफेरल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिवीजन करें जल्दी से। और जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो आगे की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो भी टॉपिक लेते हैं उसको हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट मीन्स हाउ टू रीड दी टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस। उसके पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है, इन सारी चीज़ों की हम लोग कंप्लीट जानकारी लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर कोई एक स्टेटमेंट है, बहुत बार ऐसा होता है एस्पिरेंट के साथ कि 2 स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, एक स्टेटमेंट आपको पता होता है, एक नहीं पता होता। इट लीड्स टू अटर फ्रस्ट्रेशन। वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट, राइट। तो इसीलिए हम लोग वो चीज़ एलिमिनेट करने के लिए, आपको और सक्षम करने के लिए यहाँ पे लक्ष्य लेके आए। चलिए हमारी लक्ष्य लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। टू गेट टू नो अबाउट दीज सैटेलाइट्स, स्टे विद मी टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड अर्ज यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। इनफैक्ट चलिए आज मैं आपको हमारी वेबसाइट पे चलता हूँ studiiq.com पे, ताकि हम वहाँ पे हमारे कोर्स के कुछ फीचर्स देखें। चलिए हमारी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है। गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन अ कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। तो चलिए बैक टू टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक का मुद्दा होगा GSAT-7B के बारे में। देखिए, खबर ये आई थी कि GSAT-7B सैटेलाइट को अप्रूवल मिली है अभी, और ये जो सैटेलाइट है ये इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। कुछ इस तरह की खबरें आई थी। तो हम लोग चलिए सबसे पहले खबर के बारे में जानते हैं। कब आई थी खबर? मार्च 2022 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया था एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि अभी फिलहाल इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है उसका खुद का एक सैटेलाइट। तो यहाँ पे बहुत सारी कैपिटल एक्विजिशन के प्रपोजल्स अप्रूव किए गए थे, दूसरे भी इक्विपमेंट को अप्रूव किया गया था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो अप्रूवल आई थी वो थी फॉर द लॉन्च ऑफ GSAT-7B। इनफैक्ट कई सालों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, अभी फिलहाल अमल हुआ है। ये सैटेलाइट होगा स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी का। आपको ध्यान रखना है GSAT-7B जब भी लॉन्च होगा, अभी भी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई, इसरो इज गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून, लेकिन आपको ध्यान रखना है GSAT-7B डेडिकेटेडली इंडियन आर्मी का रहेगा। इंडियन आर्मी, हम रिपीटिंग। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है
सवाल एमसीक्यू कुछ इस तरह के बन सकते हैं कि GSAT-7, GSAT-7A, GSAT-7B ये किस आर्म फोर्सेस का है, क्योंकि जब भी हम लोग इंडियन डिफेंस की बात करते हैं, वी हैव इंडियन आर्मी, वी हैव इंडियन नेवी, वी हैव इंडियन एयरफोर्स। तो GSAT-7B जब भी लॉन्च होगा तो इंडियन आर्म फोर्सेस की, इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी बूस्ट करेगा। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि GSAT-7B विल बी इंडियन आर्मीज डेडिकेटेड आई इन द स्काई, यानी कि कम्युनिकेशन, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस के लिए इंडियन आर्मी की मदद करेगा। हम जानते हैं कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी के पास उनका खुद का डेडिकेटेड एक सैटेलाइट नहीं था। टिल डेट इंडियन आर्मी जो है वो डिपेंडेंट थी दूसरे सैटेलाइट्स के ऊपर, जैसे कि GSAT-7A हो गया, GSAT-7 पहले जो लॉन्च हुआ था, रिसैट लॉन्च हुआ था, एमीसैट लॉन्च हुआ था, इन सारे सैटेलाइट्स के ऊपर वो निर्भर रहा करते थे, उनके डेटा के ऊपर निर्भर रहा करते थे। लेकिन अभी GSAT-7B जब भी लॉन्च होगा वो डेडिकेटेडली इंडियन आर्मी का आई इन द स्काई होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे डिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग GSAT-7 सीरीज को जानेंगे, क्योंकि GSAT-7 सीरीज हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ डिफेंस सीरीज, राइट। इसमें बहुत सारे सैटेलाइट जो है डिफेंस, स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस यूज लॉन्च किए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे GSAT-7 के बारे में बात करेंगे, GSAT-7A के बारे में बात करेंगे, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा GSAT को कैसे लॉन्च करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो पहला GSAT-7 था PSLV पे लॉन्च हुआ, फिर GSLV पे लॉन्च हुआ, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये सैटेलाइट्स लॉन्च कैसे होते हैं। आवर डिस्कशन वुड बी प्रेडोमिनेंटली अबाउट द लॉन्च व्हीकल्स, और साथ ही साथ क्या कोई दूसरे डिफेंस के सैटेलाइट्स हैं ये भी हम लोग चर्चा करें। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज का। चलिए शुरुआत करते हैं GSAT-7 के साथ। अब GSAT-7 भी आगे लॉन्च होगा इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए, लेकिन इससे पहले GSAT-7 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। GSAT-7 का नाम है रुक्मिनी और ये लॉन्च हुआ था 30 अगस्त 2013, और ये इंडिया से लॉन्च नहीं हुआ था, ये लॉन्च हुआ था कोरू, फ्रेंच गयाना से, अटॉप दी एरियन 5 ECA का रॉकेट। यानी कि हमारा जो PSLV, GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें लॉन्च नहीं किया गया था, हम लोगों ने इसको आउटसोर्स किया था। अब ये काफी नॉर्मल चीज है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया की जो PSLV है, GSLV है, उसने दूसरे देशों के दर्जनों सैटेलाइट्स ऊपर ऑर्बिट में भेजे। तो ये होता है, इसीलिए जो कमर्शियल बिजनेस चलता है, कमर्शियल एप्लीकेशन होती है, वो इंडिया अपने सैटेलाइट्स दूसरों को भी लॉन्च करने देता है, क्योंकि देखिए इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमारा एक सैटेलाइट है, कोई और लॉन्च कर रहा है तो उसी लॉन्च के साथ हमारा सैटेलाइट भी चला जाएगा, मच इजियर। तो 2013 में कुछ इसी तरह की चीज हुई थी। अभी जो GSAT-7 है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, रुक्मिनी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके साथ जो पेलोड गए थे वो ट्रांसपॉन्डर्स गए थे, क्योंकि जब भी ट्रांसपॉन्डर जाएंगे इसका मतलब है सिक्योर कम्युनिकेशन की जा सकती है फॉर द डिफेंस फोर्सेस। पेलोड्स गए थे इसके साथ ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ UHF, C बैंड और KU बैंड। अब आपने बहुत बार चीजें सुनी होंगी, अब देयर इज नो नीड टू गेट इनटू डिटेल्स कि आपको ये C बैंड, KU बैंड क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, लेकिन इन जनरल आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। जब भी हम लोग बैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये बैंड दे आर कनेक्टेड टू फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको अगर डिस्टर्बेंस नहीं आएगी तो यू विल हैव अ सिक्योर कम्युनिकेशन। और डिफेंस के लिए काफी जरूरी है कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली समझ लीजिए KU बैंड पे जा रहे हैं तो 12 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में किसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी या फिर कोई दूसरा कम्युनिकेशन ना आए, सिक्योर कम्युनिकेशन रही, काफी वाइड रेंज है, तो इसमें मिलिट्री अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग बैंड्स की बात करते हैं, दीज आर कम्युनिकेशन बैंड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, स्पेसिफिकली ऑफ सम फ्रीक्वेंसी। और ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, आपको ये चीजें रटनी नहीं है, प्लीज डू नॉट मक दीज थिंग्स अप, क्योंकि इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू डू इट, बट आई वुड लाइक दैट यू हैव एन आइडिया। क्यों? देखिए जिस तरह की डायरेक्शन जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन में देखिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पढ़ने, करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर जो भी चीजें हैं, खबरें तो देखनी है, लेकिन इन जनरल मेरा हमेशा सुझाव होता है एस्पिरेंट्स के लिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन आप हर दिन कीजिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब जगह पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर वेरेवर यू वॉक। अब आप देख रहे हो कि यार स्काई ब्लू क्यों है, आसमान नीला ही क्यों है ना, ये जो सड़क है ये टार की बनी हुई है, ये ऐसी क्यों है, बगल में जो सड़क बनी है कच्ची सड़क बनी है तो ऐसी है, ये टार की सड़क ऐसी क्यों है, और ये टार की ही क्यों बनी हुई है, सीमेंट की क्यों नहीं बनेगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीमेंट रोड एंड अ टार रोड। ये सारी चीजें आपको डे टू डे एक्टिविटी में दिखनी चाहिए,
ये एक इंट्रीग या फिर इंक्विजिटिव माइंड आपका होना चाहिए, जिससे कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाए, क्योंकि सवाल भी यही होते हैं जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। जनरल साइंस, यूपीएससी ने बता दिया जनरल साइंस, एवरीथिंग अंडर द सन इज जनरल साइंस इटसेल्फ, वेयर विल यू स्टॉप? बट जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, ये क्वेश्चंस भी कुछ इस तरह से जो आपकी कॉमन नॉलेज, कॉमन अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। और यही चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि आपने जरूर अपने टीवी में देखे होंगे VHF, UHF बैंड, HF बैंड, राइट? जब आप स्कैन करोगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप जाइए, अपनी टीवी में जाइए, टीवी में आप जो AV होता है या फिर आपकी जो सैटेलाइट से जो चैनल स्कैन हो रहे हैं उसको स्कैन कर दीजिए। दे विल स्कैन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, धीरे धीरे से लो बैंड से हाई बैंड तक जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी तक। और इसी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ये आते हैं C बैंड 4 to 8 GHz, KU बैंड 12 to 18 GHz, K बैंड 18 to 26 GHz, KA 26 to 40 GHz, और इसके नीचे V और W, राइट? और अब ये कॉमन लॉजिक से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे मैं आपको समझाया तो सिंपल टर्म्स में, जैसे जैसे इस बैंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई जाती है, उतना ही आपको जो एंटीना होता है फिर रिसीवर होता है, वो छोटा रिसीवर जरूरी होता है, राइट? इससे पहले अगर आप देखोगे, आपको याद होगा 10-15 साल पहले जब ये DTH नहीं आए थे, तो आपके पास एक केबल ऑपरेटर होगा, और उस केबल ऑपरेटर के इतने बड़े बड़े से उसके जो डिश होते हैं, जो छाते होते हैं डिश, तो उससे वो जो कम्युनिकेशन की वेव्स होती है उसको कैप्चर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका एंटीना का साइज छोटा होता हो जाएगा, वैसे उतनी ही ज्यादा डिस्टर्बेंस कम होती हुई जाएगी। तो इसीलिए दे गो इन दिस पर्टिकुलर रेंज, जस्ट फॉर योर आइडिया। और हम लोग बात कर रहे थे GSAT-7 रुक्मिणी के बारे में, उसके साथ UHF, C बैंड और KU बैंड के ट्रांसपॉन्डर्स गए थे। और ये जो सैटेलाइट था स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए प्रोवाइड किया गया था। इनफैक्ट 2013 के बाद इसने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज में, थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज में 2014 में बे ऑफ बंगाल में हुआ था। रुक्मिणी वाज एबल टू नेटवर्क अबाउट 60 शिप्स एंड 75 एयरक्राफ्ट्स सीमलेसली। तो इसने ऑलरेडी इंडियन नेवी की काफी मदद कर दी है। और आपको ध्यान रखना है कि GSAT-7 इंडियन नेवी का जो सैटेलाइट है, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए, 9 साल हो चुके हैं इसको। तो इंडियन नेवी ने ऑलरेडी अप्रोच किया है इसरो को कि हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि लाइफ कम होती है। नॉर्मली जब सैटेलाइट की बात करें तो 10 से 15 साल इनकी लाइफ टाइम होती है। और उसके बाद हम लोग पहले बात कर चुके स्पेस जंक के बारे में, स्पेस डेब्री के बारे में, राइट? तो दैट बिकम स्पेस जंक और स्पेस डेब्री। तो अभी इंडियन नेवी ने रिक्वेस्ट किया कि हमें एक नया रिप्लेसमेंट चाहिए, और रिप्लेसमेंट की अप्रूवल भी आ चुकी है। GSAT-7R आगे लॉन्च होगा, जब भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आपको ध्यान रखना है GSAT-7 दैट इज रुक्मिणी, इट बिलोंग्स टू इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी के लिए काम करता है, इंडियन नेवी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब GSAT-7 के बाद एक और आई GSAT-7A। GSAT-7A का नाम है एंग्री बर्ड, और GSAT-7A लॉन्च हुआ था 2018 दिसंबर, और ये लॉन्च हुआ था GSLV F11 के ऊपर, राइट? तो ये जो स्पेसिफिक भेजा गया था GSAT-7A, इट वाज फॉर द यूज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और इसके साथ बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी इक्विपमेंट्स गए थे। जो GSAT-7 जो सैटेलाइट है वो ग्राउंड रेडार स्टेशंस हो गए, एयरबेस हो गया, रियल टाइम जो हमारी कंट्रोल सिस्टम्स होती है, उन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करके उनकी कम्युनिकेशन में मदद करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से भी ये मदद करता है। और ये जो सैटेलाइट है 7A एंग्री बर्ड, आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली फॉर इंडियन एयरफोर्स। ऑल्दो इंडियन आर्मी भी इसको यूज कर चुका है, बट इंडियन आर्मी का कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट अभी तक नहीं था, इसीलिए GSAT-7B लॉन्च किया जा रहा है। अब GSAT-7A इसकी मिशन की लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स, और इसके साथ 10 KU बैंड के ट्रांसपॉन्डर्स भेजे गए हैं, और इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिकली इसको इस्तेमाल करता है। अब GSAT-7 के अलावा दूसरे भी सैटेलाइट जैसे कि एमिसैट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट है, एक रिसैट है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है GSAT-7 इंडियन नेवी का, GSAT-7A इंडियन एयरफोर्स का, और अभी आगे चल के GSAT-7B स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी का होगा। और इसको कैसे लॉन्च करते हैं? जब भी हम लोग सैटेलाइट की बात करते हैं, हाउ डू वी सेंड दीज सैटेलाइट्स? हमें इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ग्राउंड है उस ग्राउंड से हमें ऊपर भेजना है, और अर्थ की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहेगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमें भेजना है, राइट? लो अर्थ ऑर्बिट हो या फिर जियो ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट कम हाइट पे होता है, जियो ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर पे होता है, ये हमें पता है। लेकिन हम लोग भेजेंगे कैसे? जब भी हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, GSAT-7 हो,
7A हो या फिर 7B आगे हो, तो इसे भेजने के लिए हमें एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं लॉन्च व्हीकल। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स डेवलप हुए हैं। शुरुआती दौर में SLV लॉन्च हुआ था, SLV के बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, उसके बाद पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, PSLV, और PSLV काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। PSLV के बाद हम लोग GSLV पे जा चुके हैं, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसका मार्क 1 या फिर मेक 1, मेक 2, मेक 3 तीनों आ चुके हैं। GSLV मेक 1, मेक 3 और मार्क 3 इज द लेटेस्ट वन, जहां पे पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे हम लोग इन लॉन्चर्स को भी एडवांस कर रहे हैं। तो इन लॉन्चर्स की जरूरत क्यों होती है, चलिए इस चीज को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GSLV पर से, राइट। GSLV के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्यों, उससे जुड़ी हुई और भी खबरें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, जब भी हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं तो कुछ इस तरह का इक्विपमेंट होता है। देखिए, ये होता है पेलोड। पेलोड मतलब जो सैटेलाइट होता है, फोल्डेड सैटेलाइट हम लोग यहाँ पे सबसे टॉप पे रखते हैं। अब इस चीज को कंप्लीटली लॉन्च करना है, इस सैटेलाइट को मुझे भेजना है ऑर्बिट पे। इसका मतलब क्या है, मुझे एक थ्रस्ट चाहिए ताकि ये रॉकेट उड़े और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ दे। क्योंकि जैसे ही वो ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट कैच कर लेगा, तो अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स रहेगी, सैटेलाइट के खुद का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, दोनों बैलेंस होकर वो अर्थ के चक्कर लगेगा, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ रहेगा। ये हमें पता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इसको भेजेंगे कैसे। आपने दिवाली में रॉकेट जरूर लगाया होगा। दिवाली में रॉकेट जब लगाते हैं तो एक बत्ती जलाएंगे आप, नीचे में बत्ती से एक एग्जॉस्ट निकलेगा, उस एग्जॉस्ट या फिर वो जो इंपल्स रहेगा वही उसको ऊपर जाने के लिए फोर्स देगा, राइट। यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स रिएक्शन। एक इंपल्सिव फोर्स अगर आप नीचे छोड़ोगे तो ये रॉकेट ऊपर उड़ेगा। अब इंपल्सिव फोर्स कैसे प्रोड्यूस करोगे, यही है कॉन्सेप्ट सैटेलाइट लॉन्चर का। और हम लोग GSLV के बारे में बात करने वाले हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, जहां पे हम लोग 3 स्टेज थ्रस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए कि इन सिंपल लैंग्वेज, एकदम क्रूड लैंग्वेज आपको समझा रहा हूं मैंने आपको बताया दिवाली का रॉकेट। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्चर होता है, इसमें हम लोग 3 बार, वो जो दिवाली में जो बत्ती जलाते हैं 3 बार जलेगी वो, ठीक है। 3 स्टेजेस होते हैं तो 3 बार जलेगी। अब ये होता क्या है, देखिए, पहले स्टेज में होता है सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड स्टेज होता है ये आपको लिफ्ट ऑफ प्रोवाइड करता है। और इसी सॉलिड स्टेज के साथ हमारे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स भी होते हैं। ये हो गया आपका पहला स्टेज, जहां पे सॉलिड फ्यूल लगा हुआ है। सॉलिड फ्यूल मतलब सॉलिड स्टेट में फ्यूल होता है। जैसे कि देखिए, सॉलिड फ्यूल मतलब नॉर्मली हम लोग जो भी व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कुछ इस तरह का फ्यूल नहीं होता है। सॉलिड फ्यूल मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, जो भी जलने वाली सॉलिड चीज होती है, उसको हम लोग एज अ थ्रस्टर यूज करते हैं। ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजर भी रहेगा, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन या फिर गैसेस ऑक्सीजन भी रहता है। ऑक्सीडाइजर के साथ साथ ये फ्यूल होता है, और इन दोनों को जलाते हैं, इससे आपको थ्रस्ट मिलेगा, तो रॉकेट लिफ्ट ऑफ होगा, टेक ऑफ होगा। तो टेक ऑफ होने के बाद एक समय के बाद ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर भी जलेंगे, एक के बाद एक और स्ट्रैप ऑन बूस्टर जलेंगे और फिर डिटैच हो जाएंगे। यानी कि अगर जब सैटेलाइट उड़ रहा है, सैटेलाइट जब जा रहा है, उसके ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, तो पहला स्टेज जैसे ही जल जाएगा तो ये जो इक्विपमेंट है ये डिटैच हो जाएगा और ये गिर जाएगा। जो भी इसकी रेमिनेंट्स होगी, जो भी इसकी बॉडी पार्ट रहेगी, वो गिर जाएगी। और आपने ये सोचा होगा, सर मैं पास में रहता हूँ, मैं श्रीहरिकोटा के पास में रहता हूँ, जहाँ से बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स लिफ्ट ऑफ हुए हैं, तो मैंने कभी देखा नहीं कुछ इस तरह की चीज़। क्योंकि नॉर्मली जब ये डिटैच होता है, सेफली इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वाटर बॉडीज पे गिर जाता है, ठीक है। कुछ इसी तरह की उसकी ट्रैजेक्टरी होती है। तो पहले स्टेज क्या होता है, दूसरा स्टेज, पहला स्टेज तो अभी डिटैच होकर गिर गया। दूसरे स्टेज में आपको लिक्विड फ्यूल या फिर सेमी क्रायोजेनिक स्टेज भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, अगेन लिक्विड फ्यूल स्पेसिफिकली फॉर एविएशन पर्पस, राइट। अब जब ये दूसरा स्टेज भी जब जल जाएगा, तब आता है तीसरी स्टेज की बात। और ये तीसरा स्टेज है अभी जो हम लोगों ने डेवलप किया है, वो है क्रायोजेनिक स्टेज। बहुत बार सवाल इस चीज पे भी आ चुके हैं, क्रायोजेनिक स्टेज क्या है, क्रायोजेनिक स्टेज क्यों इस्तेमाल किया जाता है। GSLV में 3 स्टेजेस में हम लोग एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तीसरा स्टेज है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रायोजेनिक इंजन हम लोगों ने डेवलप किया है, क्योंकि ये थ्रस्ट काफी देता है और ये इवेंचुअली लास्ट स्टेज है। जैसे ही लास्ट स्टेज में सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा या फिर ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, उसके बाद सैटेलाइट खुल जाता है। अब जब सैटेलाइट खुल जाता है, आपने देखा होगा कि उसकी सोलर पैनल ओपन हो जाती है और सोलर एनर्जी से हम उसको मैन्यूवर कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमें पता है। तो दिस इज हाउ समथिंग इज लॉन्च्ड। लेकिन ये जो थर्ड क्रायोजेनिक स्टेज है, ये काफी कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर पहले सॉलिड यूज कर रहे हैं, फिर लिक्विड यूज कर रहे हैं, फिर क्रायोजेनिक स्टेज यूज क्यों कर रहे हैं। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है।
देखिए अब मुझे कुछ चीज़ जलानी है, अगर सॉलिड स्टेट में मुझे जलानी है तो बहुत ज़्यादा मुझे बर्न करना है, और इसका वेट भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मुझे लिफ्ट ऑफ करना है तो वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। कम से कम वेट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है। तो सॉलिड स्टेट में आपको जगह भी ज़्यादा लेगा, थ्रस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वेट भी ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग लिक्विड स्टेज पे चलते हैं। लिक्विड स्टेज में अगेन स्टोरेज इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज वाई वी मूव टू क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज का फायदा क्या है? जब भी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के बाहर निकलना है तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ थ्रस्ट की जरूरत होती है। तो अगर हम लोग एक लॉन्च व्हीकल में, अब इमेजिन कीजिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्यूल है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है, हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिक्विड स्टेट में अगर, या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में इसको इस्तेमाल करना है तो हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा वेट भी होगा। तो बिगर फ्यूल चेंबर की जरूरत पड़ेगी। बिगर फ्यूल चेंबर मतलब बड़ा साइज, लार्जर वेट, जिससे कि हमारे इवेंचुअली सैटेलाइट की पेलोड कैपेसिटी कम होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पेलोड होता है यहाँ पे, जितना हेवी सैटेलाइट मुझे भेजना है उतना ही ज्यादा मुझे थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप थ्रस्ट ज्यादा इस्तेमाल करो तो आपका पेलोड कम हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन या फिर क्रायोजेनिक स्टेज क्यों मदद करता है? ये बहुत एकदम लिक्विड फॉर्म में इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम भी हम लोग कम करके बहुत ही कम एरिया में इसको कैप्चर करते हैं और फिर उसको बर्न आउट कर देते हैं। अब ये क्रायोजेनिक्स क्या होता है? क्रायोजेनिक क्या है एग्जैक्टली? आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस चीज को सुना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट क्रायोजेनिक्स। या फिर अगर आप ये जो नए वाले आइसक्रीम पार्लर्स बने हैं, राइट, नए वाले आइसक्रीम पार्लर जहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड आइसक्रीम्स आपको मिलते हैं, कुछ इस तरह का धुआं आता है, आइसक्रीम को नाइट्रोजन में डुबाते हैं, देते हैं खाने के लिए तो धुआं निकलता है। आई एम क्वाइट श्योर यू हैव सीन इट, राइट। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है दैट इज नथिंग बट क्रायोजेनिक इटसेल्फ। क्रायोजेनिक का मतलब है बहुत ही लो टेम्परेचर पे ऑपरेशन करना, बहुत ही लो टेम्परेचर पे कोई भी प्रोसेस को फॉलो करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रायोजेनिक्स। यानी कि टेम्परेचर आपका -153 डिग्री के नीचे हो जाएगा, कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन के नीचे जब चला जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसीलिए हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एरिया कम होगा, वेट कम होगा, थ्रस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जीएसएलवी में, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल में। इससे पहले हम लोग पीएसएलवी इस्तेमाल करते थे, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें देयर वाज नो क्रायोजेनिक स्टेज, आपको ध्यान रखना है, देयर वाज नो क्रायोजेनिक स्टेज इन दिस। 2 स्टेज या फिर 3 स्टेज, डबल लिक्विड सिंगल सॉलिड स्टेज, या फिर नॉर्मली 2 स्टेज लॉन्चेस होते थे पीएसएलवी में। पीएसएलवी में पहली बार लिक्विड स्टेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, और पीएसएलवी जो है बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल रहा है इसरो का। अभी तक पीएसएलवी की 39 यानी कि कंसेक्यूटिवली 39 सक्सेसफुल लॉन्चेस हुई है। ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं हुआ है, बट अभी तक का जितने भी हम लोग लॉन्च व्हीकल्स, एसएलवी हो, ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल हो, एएसएलवी हो, पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, इन चारों में पीएसएलवी का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन पीएसएलवी की पेलोड कैपेसिटी या फिर पेलोड लिमिट भी काफी कम है। पेलोड कैपेबिलिटी 1500 केजी के आसपास थी। 600 किलोमीटर अगर हाइट पे भेजना है तो 1500 केजी तक हम लोग भेज सकते थे इन पीएसएलवी। ऑल्दो इसमें भी वेरिएंट्स आए हैं जिसकी कैपेसिटी बड़ी है, लेकिन आज हम लोग वर्क कर रहे हैं जीएसएलवी के साथ। इनफैक्ट जो GSAT-7 भी होगा दैट विल आल्सो बी सेंट थ्रू जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इटसेल्फ। ये इंडिया का अभी तक का सबसे लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है। यहां पे क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया जाता है। आपको ध्यान देना है, 4th जनरेशन है, नॉट 4th स्टेज, 4th जनरेशन क्रायोजेनिक अपर स्टेज इसमें इस्तेमाल किया जाता है, CUS क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब इसमें भी 3 वेरिएंट आए हैं, GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, या फिर Make 1, Make 2, Make 3 ऑल्सो। Mark 3 अभी भी टेस्टिंग में है, हम लोगों ने इसको इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन अभी भी हमें कंप्लीट एक्सपर्टीज पानी है इन द क्रायोजेनिक स्टेज। और हम लोग ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं GSLV Mark 3 जो है वही यूज किया जाएगा फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान ऑल्सो। और चंद्रयान से जुड़ी हुई भी एक खबर आ चुकी है। तो हम लोगों ने चर्चा हमारी शुरू की थी GSAT-7 से। GSAT-7 में हम लोगों ने देखा GSAT-7 क्या है, 7A क्या है, 7B इंडियन आर्मी का जो सैटेलाइट होगा वो डेडिकेटली उनके लिए लॉन्च किया जाएगा। हम लोगों ने देखा कि लॉन्च व्हीकल्स कौन सी इस्तेमाल हो रही है। आज वी आर प्रिडोमिनेंटली वर्किंग ऑन दी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्यों? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट, सबसे एडवांस्ड हमारा लॉन्च व्हीकल है अभी तक का, और इसकी कैपेसिटी है
4000 केजी ये पेलोड भेज सकता है टू द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट आपका 36,000 किलोमीटर हाइट पे रहेगा, यानी कि 4000 केजी मैं 36,000 किलोमीटर हाइट पे भेज सकता हूं। और अगर आपका ऑर्बिट कम वाला है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट है, तो हम लोग 10,000 केजी तक का पेलोड भी भेज सकते हैं ऑन द GSLV लॉन्च व्हीकल। और यही GSLV हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ऑन चंद्रयान 3। अब चलिए चर्चा करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, फरवरी 2022 की खबर है। इंडिया इज गोइंग टू अटेम्प्ट इट्स थर्ड प्रोजेक्ट और थर्ड लॉन्च टू मून। चंद्रयान 3 का लॉन्च होगा अगस्त 2022। तो हम लोग चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी अगस्त तक आने वाला है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज है। चंद्रयान 3, जब चंद्रयान 3 की बात होगी तो हमें ऑफकोर्स चंद्रयान 1 के बारे में जानना पड़ेगा, चंद्रयान 2 के बारे में जानना पड़ेगा, और इसकी कुछ डिटेल्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल चंद्रयान 3 पे अगर नहीं आएगा, या फिर कंपैरिजन बिटवीन चंद्रयान 1, 2, 3, कुछ इस तरह की चीजें जरूर आ सकती है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। हाल ही में इसरो ने एक इनसाइट दिया, इसरो ने अपना प्लान बताया कि चंद्रयान 3 में हम लोग करने वाले क्या है। चंद्रयान 3 में GSLV Mark 3 का लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी से चंद्रयान 3 मिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अगस्त 2022 में। और क्योंकि ये चंद्रयान 3 है, इसका मतलब है ये एक फॉलोअप होगा चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 हम लोग पहले जुलाई 2019 में लॉन्च कर चुके हैं, जहां पे हमारा इंटेंशन था कि हम लोग एक ऑर्बिटर और एक रोवर भी भेजे मून पे, चांद पे भेजेंगे एक रोवर ऑन दी साउथ पोल। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, और फिर इवेंचुअली चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी सवाल आ सकता है ऑन 1, 2, 3। देखिए चंद्रयान, चंद्र मतलब मून, यान मतलब व्हीकल, तो हम लोग एक मिशन या फिर एक कोई चीज भेजेंगे मून पे, इसीलिए हमारा प्रोग्राम का नाम है चंद्रयान। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मिशन था मून पे, चांद के लिए। और चंद्रयान 1 हम लोगों ने लॉन्च किया था PSLV पे, क्योंकि उस समय पे GSLV अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रयान 1 हम लोगों ने लॉन्च किया था 2008 में फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां आता है? आंध्र प्रदेश, राइट। आंध्रा बेसिकली मरीन बॉर्डर पे ही, राइट, मैरीटाइम बॉर्डर पे ही है। श्रीहरिकोटा इज अ स्मॉल आइलैंड जहां से लॉन्च होता है, वेरी क्लोज टू नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश, राइट। तो चंद्रयान 1 हम लोगों ने लॉन्च किया था PSLV C11 पे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जब हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या था कि हम लोग मून के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने चंद्रयान 1 के साथ क्या भेजा था? एक ऑर्बिटर भेजा था। ऑर्बिटर यानी कि अगर ये मून है तो इस मून के चक्कर लगाएगा, मून का ऑर्बिट करेगा, मून के ऑर्बिट में उसको भेजेगी। काफी सक्सेसफुल ये लॉन्च रहा था। जो ऑर्बिटर गया वो ऑर्बिटर एक्टिव था फॉर 312 डेज, और उस ऑर्बिटर ने 3,400 चक्कर लगाए चांद के, और हमें बहुत सारा डेटा दिया, बहुत सारे इमेजेस दिए मून के। तो ये सक्सेसफुल था। 2008 में लॉन्च हुआ था, और 2009 अगस्त 29 तक ये एक्टिव था, इट वाज ऑपरेशन। उसके बाद दिस मिशन इज फिनिश्ड, राइट। चंद्रयान 1 के बाद ऑलमोस्ट 10 साल बाद हम लोगों ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। ये एक फॉलो ऑन मिशन था चंद्रयान 1 पे। चंद्रयान 1 में हम लोगों ने अभी तक एक एक्सपर्टीज पाली थी कि मून के ऑर्बिट में कैसे चला जाए, राइट। मून के ऑर्बिट में हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा था। अब चंद्रयान 2 में हम लोगों ने और भी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा। जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ, और इस बार PSLV पे नहीं, इस बार GSLV Mark 3 पे ही हम लोगों ने लॉन्च किया। इस बार हम लोग एक ऑर्बिटर तो भेज रहे थे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था, लेकिन ऑर्बिटर के साथ हम लोग 2 और चीजें भी भेज रहे थे। हम लोग एक लैंडर भेज रहे थे, यानी कि ऑर्बिटर एक और चीज लॉन्च करेगा जो मून के ऊपर जाकर लैंड करेगा, और जैसे ही ये लैंडर मून पे लैंड होगा, उस लैंडर का नाम था विक्रम, आफ्टर रिनोन्ड विक्रम साराभाई। एक रोवर जाएगा, रोवर मतलब समझ लीजिए छोटा सा रोबोटिक इक्विपमेंट जो मून के सरफेस पे मूव हो कर सकता है। तो एक रोवर था प्रज्ञान, उसको भी लॉन्च करा था, यानी कि लैंडर और रोवर साथ में जाएंगे। लैंड करने के बाद उस लैंडर से बाहर निकलेगा रोवर, जो मून के सरफेस पे मूव कर सकता है। लेकिन 2019 में ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल रहा। पार्शियली सक्सेसफुल मतलब
जो हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था वो ऑर्बिटर तो अभी भी मून के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इस बार कैपेसिटी काफी लंबी थी, तो अभी भी ऑर्बिटर इज ऑपरेशनल। लेकिन जो हमारा लैंडर था विक्रम, दैट क्रैश लैंडेड, और एक बार क्रैश लैंड हो गया तो हमारा रोवर प्रज्ञान भी नहीं ओपन अप हुआ, तो मून के सरफेस पे हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। तो अभी तक हमारी मून की जो जर्नी है, मून की जर्नी में हम लोगों ने क्या क्या देखा। चंद्रयान 1 में हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा था अटॉप PSLV। चंद्रयान 2 में हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा। हमारा इंटेंशन था कि हम लोग एक लैंडर भेजे, साथ में एक रोवर भेजे तो थे, लेकिन सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाए, और इसीलिए हम लोग अभी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट 2019 में जब विक्रम लैंडर फेल हुआ तो इसरो ने बड़ी जल्दी, फ्रॉम द लर्निंग्स ऑफ वट एवर द प्रोजेक्ट ऑफ चंद्रयान 2 वर देयर, उन्होंने कहा कि हम लोग 2020 में ही जल्द ही चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। लेकिन वी ऑल नो 2020 में कोविड पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक के चलते काफ़ी डिले हुई, और अभी इवेंचुअली अभी चंद्रयान 3 की एक शेड्यूल डेट आई है अगस्त 2022 तक। और ये चंद्रयान 3 होगा क्या? इट इज गोइंग टू बी अगेन अ फॉलो अप मिशन ऑफ चंद्रयान 2। कैसे भेजा जाएगा? GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इस पे ही भेजेंगे हम लोग। ये फॉलो अप क्यों रहेगा? क्योंकि फिर से हम लोग चंद्रयान 2 की जो हम लोग की फेलियर थी लैंडर और रोवर की, उसे हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इस बार भी हमारा एक ऑर्बिटर जाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 में भी वी आर सेंडिंग एन ऑर्बिटर बट विथ डिफरेंट इक्विपमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो सेंडिंग अ लैंडर एंड अ रोवर। जो 2019 में हम लोग कर नहीं पाए, वो हम लोग अभी 2022 में अचीव करना चाहते हैं। और अगर इंडिया अचीव कर लेगा, अगर इंडिया सॉफ्ट लैंड कर लेगा मून पे, तो US, रशिया और चाइना के बाद इंडिया ऐसी चौथी कंट्री बनेगी जो मून के सरफेस पे लैंड कर चुके हैं। नॉट ह्यूमन पर से, बट एन इक्विपमेंट, जैसे कि एक लैंडर लैंड कर चुका है, वहां पे रोवर हम लोग भेज चुके हैं। लेकिन इंडिया ऐसी पहली कंट्री रहेगी जो साउथ पोल पे भेजेगी इस चीज को। साउथ पोल पे अभी तक ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है, तो इंडिया साउथ पोल पे चीजें भेज रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 2 का भी इंटेंशन था कि हम लोग लैंड करेंगे विक्रम लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 में भी हम लोग साउथ पोल को ही टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा सिंपल टर्म्स में, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? जो चंद्रयान 2 में फेलियर होती है उसे हम लोग रेक्टिफाई करना चाहते हैं। हम लोग एक लैंडर और रोवर साथ में भेजेंगे थ्रू चंद्रयान 3। अब सवाल ये उठता है कि सर साउथ पोल ही क्यों? व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट दिस साउथ पोल? देखिए, मून पे बहुत सारे मिशन जा चुके हैं, US के जा चुके हैं, रशियन मिशन जा चुके हैं, USSR के पहले मिशन जा चुके हैं, लेकिन साउथ पोल हैज रादर बीन अनटच्ड। साउथ पोल हैज बीन अनटच्ड बाय सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। साउथ पोल एक परमानेंटली वहां पे काफी सारे क्रेटर्स मिलेंगे, और ये कहा जाता है कि वहां पे 100 मिलियन टन पानी है। वहां की जो रेगोलिथ है, यानी कि वहां की जो सॉइल है, जो जमीन है, वहां पे हाइड्रोजन अमोनिया देखी गई है। और साथ ही साथ वहां पे काफी एडवांटेजेस है कि अगर हम लोग साउथ पोल को एक्सप्लोर कर पाएंगे तो आगे चल के इट इज गोइंग टू बिकम अ पिट स्टॉप फॉर आवर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। यानी कि पिट स्टॉप का मतलब क्या है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरे ग्रहों पे भी रिसर्च करें। मंगलयान के बारे में आपको पता है, तो हम लोग पहले यहाँ से मून पे पहुंचेंगे, मून पे साउथ पोल पे एक पिट स्टॉप होगा, फिर वहां से हम लोग फिर से आगे लॉन्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीजें एनविसाज की है इसरो ने। अगेन decades in future, but still South Pole has relatively been undisturbed, untouched, and it has some secrets of its craters. तो इसीलिए हम लोग साउथ पोल पे भेज रहे हैं चंद्रयान 3। तो इसके लिए वेट करेंगे हम लोग, अगस्त में होने वाला है। लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस, जो हमारी लॉन्च व्हीकल्स होती है उनके बीच में डिफरेंसेस। क्योंकि सवाल कुछ इसी तरह के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन हर दिन होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स तो आप न्यूज़पेपर से, मैगजीन से पढ़ रहे हैं। सवाल किस तरह के आते हैं? लेट मी टेक यू टू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि हम लोग असेस कर सकते हैं कि कैसे सवाल आ सकते हैं। देखिए, एक सवाल आया था 2018 में, इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के पर्सपेक्टिव से कुछ स्टेटमेंट आए थे। PSLV सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, GSLV डिजाइन फॉर लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है। सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय PSLV अपीयर परमानेंटली फिक्स्ड, but not the same for GSLV. GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with first and third stage being solid stage. तो इसमें से आपको कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है और जवाब बताना। डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी तक I'm quite sure कि आपको ये आइडिया जरूर आ चुकी होगी। इसके अलावा कुछ और सवाल देखिए, 2015 में एक सवाल आया था, फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट दिस वुड बी रिपीटेड, लेकिन अगर मैं इस रिमोट सेंसिंग के बदले आई वुड सिंपली पुट डिफेंस सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, और यहां पे मैं आपको एक लिस्ट दे दूं, सर्विलियंस करना है, रिकॉनाइसेंस करना है, दूसरी चीजों को असेस करना है, तो अगर लंबी लिस्ट आ जाए तो इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। और हम लोगों ने GSAT 7 सीरीज देखी डिफेंस सैटेलाइट्स की, तो कुछ उसी तरह के सवाल अगेन फिर से विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS, अभी तो इसका नाम नाविक हो चुका है, तो उसकी कुछ स्टेटमेंट आ गए। वैसे ही अगर आप यहाँ पे इस IRNSS के बदले आप GSAT 7 सीरीज यहाँ पे डाल दें, तो GSAT 7 इज नेम्ड एज रुक्मिनी विच इज यूज बाय इंडियन एयरफोर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें पता है GSAT 7 क्या है, 7A क्या है, 7B क्या है। दूसरे जो हमारे डिफेंस सैटेलाइट्स या फिर डिफेंस सैटेलाइट्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं, कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आई होप दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन यू आर क्लियर अबाउट the GSAT series, the launch vehicles, as well as the Chandrayaan mission, Chandrayaan 1, 2, and 3. That is it right now in this particular discussion. So this is the completion of Laksh 2 lecture. Till we meet next time, do prepare very well. All the best. Thank you for watching this. Jai Hind.